नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। आशा है, उम्मीद है कि ऊंची उड़ान की जो ये परिवार है वो बहुत बेहतर होगी, अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रही होगी। ऊंची उड़ान वादा सफलता का आपके लिए लेकर के हम आज आए हैं सेट नंबर 32, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का है, जो कि बहुत पहले ही आपको ये सेट कराया जा चुका है। पिछले शुक्रवार को ही थोड़ा अपडेट करने में लेट हो गया है। खैर, उसको ध्यान में ना रखते हुए मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको लगातार जो है लंबे समय से निरंतर हम लोग काम करते आ रहे हैं, चाहे वो बिहार एसआई के लिए हो, जो मद निषेध हो, या मेंस से रिलेटेड हो, या फिर बिहार एसएससी से संबंधित हो, या फिर बिहार पुलिस से संबंधित हो। आपको लगातार वीडियो के फॉर्म में मिलते जा रहा है। तो आज हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो हम लोग बिहार पुलिस के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन को, पॉलिटी के क्वेश्चन को, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को, फिर उसके बाद जो साइंस का पोर्शन होता है, मैथ का पोर्शन होता है, उसको लेकर के हम आपसे रूबरू होते हैं। तो आज का हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल क्या है, आते हैं डायरेक्ट उस पर और कहानी की शुरुआत करते हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का किस राज्य सरकार द्वारा जेपी सेनानियों की, जेपी जयप्रकाश नारायण ने जो 1974 में 75 में, याद करिए, याद है 1974-75 में जो आंदोलन किए थे, खास करके 74 आप सुने होंगे, बिहार का जो आंदोलन हुआ था जिसे छात्र आंदोलन भी कहते हैं, या आप एक और नाम सुने होंगे, इस समय एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम रखा गया था संपूर्ण क्रांति। उस संपूर्ण क्रांति के दौरान क्या हो गया था, कई लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद कई लोगों को 6 महीने, कई लोगों को 2 महीने, 3 महीने, ऐसे कर करके जो है लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो बिहार सरकार ने ये एक योजना लाया है कि जिन व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया था, अगर उनकी अरेस्ट करने का अवधि 6 महीना या उससे ज़्यादा है, दोनों बात समझिए, 6 मंथ या उससे ज़्यादा, या उससे क्या है ज़्यादा, या उससे कम, तो उनको ना पेंशन दी जाती है। तो उस पेंशन की राशि को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो जो 6 महीने या उससे ज़्यादा के समय जेल काटे हैं, उनका पहले 15,000 था, उनको बढ़ा करके 30,000 कर दिया गया है। और जिनका पहले 6 महीने से जिन्होंने कम सजा काटा है, उनकी जो राशि थी 7500 थी, उसकी राशि को बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया। ये नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको है कि देश का सबसे बड़ा जो है ताला संग्रह, ताला संग्रह का मतलब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताला बनाया जाता है, बड़े बड़े ताले बनाए जाते हैं, तो उस ताला संग्रह में किस शहर को ने घोषणा किया गया है, किस शहर को बनाने में घोषणा की गई है। तो ये जो ताला संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है, ये की गई है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में देश का सबसे बड़ा जो है वह ताला जो है लोक यूनियन जो है, या म्यूज़ियम जो कहते हैं ना, म्यूज़ियम, लोक म्यूज़ियम जो है वो बनाया जा रहा है। और ये उस उद्देश्य से कि पता होगा कि एक बिहार यूपी सरकार का एक टर्म्स चलता है, एक जनपद एक उत्पाद, यानी एक क्षेत्र में, एक जिला में एक चीज़ जो उत्पाद होगा बहुत फेमस होगा। तो ये जो अलीगढ़ को किया गया है वो एक जनपद, यहाँ जनपद मतलब जिला शब्द होता है, और एक उत्पाद, इसके तहत जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये कोशिश है कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो किया जाए, एक ताला संग्रहालय टाइप से बनाया जाए। इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित 30वीं सीनियर राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ये पुरुष वर्ग का खिताब जो है ये मनीष सुरेश कुमार ने ही जीता है। ये मनीष सुरेश कुमार ने ही ये क्या खिताब जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो ये सुरेश जो आपको कृतिवास देख रहे हैं, है ना, इनको इन्होंने हराया है। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये नई दिल्ली में कराया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी पुरुष ऑफ द प्लेयर, आईसीसी पुरुष ऑफ द प्लेयर का खिताब जो है वो किसे दिया गया, किस अवार्ड से, मतलब ये अवार्ड जो है किनके नाम से सम्मानित या किसको सम्मानित किया गया। तो वरुण चक्रवर्ती, साहिबजादा फरहान, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। साहिबजादा फरहान को क्या कर दिया गया, फरवरी 2026 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किया गया। ये पाकिस्तान के हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, इसकी वजह से जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं, उन्होंने किस शहर के प्रसिद्ध संगानेरी प्रिंट, ये संगानेरी प्रिंट बहुत फेमस प्रिंट होता है, इस प्रिंट को करके कंबल जो है वो जो है एक परियोजना के थ्रू जो है वह दिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि
किस राज्य में दिया गया और किस जगह पे दिया गया था। अगर राज्य का बात करेगा तो ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, और जगह का नाम बात करेगा तो ये जयपुर हो जाएगा। जयपुर में अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर 2025 में जो एसी का जो टिकट होता है उसमें जो लोगों को कंबल दिया जाता है वो स्प्रिंट का दिया जाता है, ताकि स्प्रिंट का भी प्रचार प्रसार हो सके और इससे डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और वहाँ का एक जो अपना कल्चर है उसको भी मेंटेन किया जा सके। तो ये आपको यहाँ से हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हाथ से जो है कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट फिल्म फीचर जो है दिया गया 98 जो है 98th ऑस्कर था ये, और ये आधिकारिक तौर पर इसके एंट्री में किस फिल्म को भारत की तरफ से ये किया गया, तो ये होम बाउंड है, याद रखिएगा। होम बाउंड जो है नीरज राघवान की मूवी है, जो कि कोरोना के समय में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित है। ये होम बाउंड, और ये कौन सा, 98 अकादमी पुरस्कार के लिए इसे उसमें सिलेक्शन किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पटना न्यायालय के उच्च न्यायाधीश जो हैं वो आपको संगम कुमार साहू हैं। संगम कुमार साहू हैं। इन्होंने किसका जगह लिया है, तो कृष्णन का जगह लिया, कृष्णन चंदन का जगह इन्होंने लिया है ना। कृष्णन चंदन का इन्होंने क्या किया है, जगह लिया है। और ये कब, तो आपको जनवरी 2026 में जो है इन्होंने पद संभाला है, और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 47वें आपके मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, पद्म भूषण विभूषण। अच्छा, ये पद्म विभूषण पुरस्कार है आपको जो प्राप्त करता है M.N. राजम जो है, याद रखिएगा N. राजम जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये पूछा जा रहा है किससे है, तो ये वायलिन से है ना, वायलिन से है। आपको पता होगा कि पद्म भूषण जो है वह एक सम्मान होता है, देश के सर्वोच्च व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि पद्म अवार्ड के तहत दिया जाता है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड आप सुने होंगे, तो उसी के तहत ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी पद्म विभूषण और पद्म अवार्ड पे हमने एक लॉन्ग वीडियो भी डाला है, अगर आप जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्द्रभूमि संरक्षण जो है, आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधित रामसर स्थित जो है वो पूछा जा रहा है कि शहर किस किनारे स्थित है। तो रामसर एक शहर है, ईरान का शहर है, जहाँ पे रामसर साइट्स आप शब्द सुनते होंगे, जिसके तहत आर्द्रभूमि संरक्षण को उसमें रखा जाता है। तो ये जो शहर है वो ईरान का है, और ये किस सागर के, तो कैस्पियन सागर के नज़दीक है। और ये कब से, तो 2 फरवरी 1971 से जो है रामसर साइट्स जो है उसमें रखा जाता है। भारत में लगभग 98 जो है वो रामसर साइट्स में हैं, जिसमें बिहार में भी आप पढ़े होंगे। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग फॉर एवर, मतलब हाउ टू ओवर थिंकिंग जो है कैसे उसको रोका जा सके। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऋत्विक सिंह है। ये ऋत्विक सिंह जो है ये आपको लेखक के तौर पे, कैलाश सत्यार्थी आपको पता ही होगा, बहुत फेमस व्यक्ति, दलाई लामा, ये सभी व्यक्ति के बारे में आपने सुना ही होगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का पूछ रहा है करेक्ट मीनिंग, मतलब सिनोनिम शब्द का बात करता है, तो इसका मतलब केयरफुल होता है या डिटेल्ड होता है। केयरफुल या डिटेल शब्द इसका मतलब होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क को आपको क्या करना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ही सेड दैट कंप्लीट हिज वर्क, ही सेड दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द आंसर डैश करेक्ट, तो नाइदर ऑफ द आंसर वर करेक्ट, बी हो जाएगा इसका। बी, नाइदर द आंसर इज करेक्ट, सॉरी इज करेक्ट हो जाएगा, इज वर नहीं होगा, इज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे विल बी, कहा जाता है कि दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, रिजल्ट जो है वो टुमारो कल अनाउंस किया जाएगा, तो इससे संबंधित आपको पैसिव कन्वर्ट करना है। तो पैसिव, द रिजल्ट इज अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमारो, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। सी इंसिस्टेड डैश प्लेइंग द बिल हरसेल्फ,
फॉर, ऑन, टू, विथ, ये आपको हो जाएगा ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग द बिल हरसेल्फ। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको बताना है। एकमेंडेशन को आपको करेक्ट स्पेलिंग देना है। एकमेंडेशन का करेक्ट स्पेलिंग जो है वो करेक्ट स्पेलिंग आपका ये हो जाएगा एकमेंडेशन, ACCOMMADATION। 17 नंबर है फिल द ईरर। ईरर आपको क्या करना है, फिल करना है। ही इज द स्टूडेंट हु इज सिक्योर बी, मतलब सब में एक ही शब्द आएगा। आपको ये कह रहा है कि वहाँ पर आपको बताना है कि ईरर कहाँ पर आपको जा रहा है, ए में कि बी में कि सी में कि डी में। तो ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है। हु हैज सिक्योर्ड, हु हैड सिक्योर्ड, यहाँ हैज़ गलत हो जाएगा, हु हैड सिक्योर्ड होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा, आपका बी ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाई रैंक मार्क्स, ये भी ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, हु हैड सिक्योर्ड हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानसून के आगमन में देरी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। अगर मानसून जो है वो देरी से आता है तो क्यों आता है। तो ऑप्शन है आपके पास समुद्री तापमान में गिरावट, इसका गिरावट होगा तो मानसून और ज़्यादा तेज़ी से आएगा, याद रखिएगा, है ना। बहुत तेज़ी से अगर ठंडा होगा तो और ज़्यादा आएगा। ITCZ का असामान्य स्थिति, हाँ ये कहीं ना कहीं मानसून के लिए थोड़ा सा कारक बन जाता है। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो दक्षिण से और आने वाली हवा और उत्तर से आने वाली हवाओं का जो एक मिलन होता है उसको हम ITCZ कहते हैं। हिमालय की ऊंचाई अक्षांश में परिवर्तन, ऐसा कोई खास नहीं। बी इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नदी अपर्दन द्वारा जो भी आकार का होता है, यानी जब नदी अपने युद्ध अवस्था से जब नीचे की ओर आता है तो उस समय बहुत तेज स्पीड होता है, यानी पहाड़ के एरिया से जब वो नीचे की ओर उतरता है तो बहुत तेज स्पीड होता है। उस अवस्था को युवा अवस्था कहते हैं। तो उस समय क्या करता है, बहुत तेजी से, बड़ी क्षेत्र में तो, बड़े एरिया में तो बहती नहीं है, बहुत छोटे एरिया में बहुत तेजी से ये बहती है। तो क्या करती है, चट्टानों को कट करती है, कट कट करके क्या करता है, गहरा गड्ढा बनाता है जो कि भी शेप में बन जाता है। तो ये जो भी आकार की बनती है ना, ये युवावस्था में ही बन जाता है। वृद्धावस्था में तो जाके नदियाँ कई भागों में बट जाती है, ठीक है। और परिपक्व मतलब मेच्योर अवस्था में जब नदी आती है तो नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें फिर आकर के कई नदियाँ मिल जाती है। तो आपको ये है यूथ अवस्था जो काफ़ी ज़्यादा कटाव छटाव करता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भूकंप का जो मुख्य कारण होता है वो प्लेट्स का आपसी संचलन ही होता है, क्योंकि जो हमारा भूपट पट्टी है उसके ऊपर प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स कई भागों में बटे हुए हैं। इस प्लेट्स में मूवमेंट्स होता है। मूवमेंट्स कई बार क्या होता है, प्लेट के आपस में टकराने से होता है, कई बार प्लेट्स के टूटने से होता है, कई बार प्लेट एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करते हुए, सीमा संरक्षी आप शब्द सुने होंगे। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि प्लेट्स में रगड़ होती है, प्लेट्स में टक्कर होती है, और यही टक्कर कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, यही टक्कर भ्रंश के लिए, यही टक्कर जो है या टूटना जो है, इसी के वजह से जो है आपको कई बार जो समुद्र में देखते हैं सुनामी, वो ये सब इसी के प्रक्रिया के तहत होता है। इसलिए इसका आंसर आपको बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे अगर राज्य वाइज करेंगे बॉक्साइट तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है, सॉरी, सबसे अधिक ओडिशा में पाया जाता है, लेकिन 50% से अधिक ओडिशा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बॉक्साइट क्षेत्र का बात कर रहा है तो छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है यह बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी में आपको झारखंड भी आता है, इसी में आपको ओडिशा भी आता है, इसी में आपको छत्तीसगढ़ भी आता है। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन का बात करेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर क्यों होता है। रेगिस्तान में दिन और रात में अधिक तापमान में अंतर होता है क्योंकि कम वर्षा, कम बादल, रेत का उष्ण धारण क्षमता अधिक होना, ये सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्योंकि कम वर्षा भी होता है, कम बादल भी होता है तो बहुत तेज धूप आता है, और रेत उष्ण धारण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि बहुत तेजी से वो गर्म कर देता है। इस वजह से तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर अचानक रात में तापमान गिर जाता है क्योंकि तुरंत फिर ठंडा भी हो जाता है। इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यहाँ तापमान में बहुत अंतर आ जाता है। अक्षांश और ऊंचाई में से किसका प्रभाव तापमान पर अधिक पड़ता है। तो अक्षांश और ऊंचाई में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो अक्षांश का पड़ता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अक्षांश जो होता है वह प्रभाव धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने पर आपको देखने को मिलता है, ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन एक और बात जानते हैं कि ऊंचाई पर भी जाने पर आपको तापमान में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नीचे हैं और ऊपर जाते हैं तो आप नॉर्मल लैप्स रेट पढ़े होंगे, सामान्य ह्रास से दर पढ़े होंगे
कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है। अगर 1000 मीटर के आसपास आप ऊपर चले गए हैं तो लगभग लगभग कहा जाता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप पढ़े भी होंगे 100 मीटर ऊंचाई पर जाने पर लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 0.65 के आसपास जो है वो आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो वैसे धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने पर तापमान भी घटता है। अक्षांश भी आपको पता होगा 0 डिग्री के पास का तापमान और 15-20 डिग्री 30 डिग्री ऊपर जाइए उसका तापमान में अंतर आ जाएगा। तो अक्षांश ये दोनों पड़ जाता है, इसलिए इसका आंसर आपको दोनों हो जाएगा। दोनों का दोनों इसके लिए कारक जिम्मेदार है। अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। 11,000 जो है 200 के आसपास 320 के आसपास जो है वो दिल्ली का है। चंडीगढ़ का भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 9252 के आसपास चंडीगढ़ का भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पुदुचेरी का भी है 2547 है। और इसका अंडमान निकोबार का बहुत कम है, 46 है। अगर राज्य वाइज बात करेगा तो सबसे अधिक किसका है, तो राज्य वाइज सबसे अधिक बिहार का है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व वाला भाग कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व, अगर पृथ्वी पे घनत्व का बात करेंगे तो क्रस्ट, मेंटल, कोर सब है। तो सबसे अधिक जो है वो आंतरिक कोर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो आंतरिक का है। इसका घनत्व जो है वो आपको 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम क्रस्ट का बात करेंगे तो 2.7 होता है, 2.7 से लेकर के 3 के आसपास में होता है। फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा मेंटल का होता है, 3.4 से लेकर 5.6 तक होता है। इसका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी इसे अर्ध संघीय क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया ना क्योंकि संघात्मक तो है लेकिन इसमें केंद्र के पास कई बार शक्ति बहुत ज़्यादा चला। जैसे आप आपातकाल की स्थिति देखते हैं तो उसमें केंद्र के पास शक्ति ज़्यादा चला जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का देखते हैं तो केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति चला जाता है। तो मतलब संघात्मक होते हुए भी एकात्मक जैसा लक्षण भी आ जाता है, या एकात्मक जैसा होते हुए भी संघात्मक जैसा लक्षण आता है। तो कहीं ना कहीं ये सब का मिला जुला रूप आपको पता होगा कि अर्ध संघात्मक शब्द का हो जाता है। तो इसमें आपातकालीन का जो प्रावधान होता है ये बता देता है कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो जाता है। तो ये संघीय होने के बावजूद भी थोड़ा सा आपको अर्ध संघीय जैसा नेचर में दिखता है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सदस्य के द्वारा किए जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, इसका निर्वाचन करते हैं। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 13 के अनुसार 93 के अनुसार जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन का उद्देश्य क्या होता है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का उद्देश्य होता है संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखना। संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखना। आप पढ़े होंगे कि अगर कोई भी देश मतलब देश में संविधान के खिलाफ अगर कोई कानून बन गया है और संविधान के ऊपर है तो कहीं ना कहीं उस संविधान को निरस्त कर दिया जाता है, जीरो घोषित कर दिया जाता है। ये आप पढ़े भी होंगे। इस वजह से संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, इसको दर्शाने के लिए न्यायिक पुनर्वलोकन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये 5 वर्षों के लिए होता है। इसका अनुच्छेद 280 में मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। 30वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन है साल 1976, जिसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया। बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में। सवर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो ये आपका था 30 क्वेश्चन। बाकी यहाँ से आदित्य सर और आपको मनोज सर लेके चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। हेलो नमस्कार। पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 32। मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सेट्स हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप सारा कुछ देख सकते हैं। ऊंची उड़ान आपके लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बिहार के हर अलग अलग जिलों पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जा रहे हैं। प्लीज़ आप इन सारे टेस्ट का ज़रूर दें और ऐसे एनालिसिस को यूट्यूब पे हमेशा देखते रहें ताकि एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जाए। ठीक है, तो बात करते हैं 31वें नंबर सवाल से, क्योंकि 30 नंबर तक का सवाल आप सुमित सर के साथ बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। आगे का सवाल जो है 31वां नंबर सवाल, इतिहास के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार याद करिए 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.6 मीटर गहरा। ठीक है, कहीं कहीं 2.4 मीटर देखने को मिलता है। ये जो स्नानागार कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक, का जो अस्तित्व है किस तथ्य को दर्शाता है। ठीक, तो ये जो हमें देखने को मिला है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में शहर 2 भागों में बटा हुआ है। एक किला जिसको दुर्ग कह के पुकार रहे हैं और एक है हमारा निचला शहर। सर निचला शहर,
तो हमें जो स्नानागार है वो कहाँ मिल रही है, वो हमें किला के क्षेत्रों में मिल रही है। वो हमें किला हमें दुर्ग में देखने को मिल रहा है, जहाँ राजा लोग रहा करते थे, हमें वहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज को दर्शाता है, तो इतिहासकार का मानना है कि ये दर्शाता है धार्मिक और सामाजिक महत्व को। ठीक है, तो धार्मिक और सामाजिक महत्व को दिखाते हैं कि यहाँ पर अनुष्ठान होता होगा। ठीक है, यहाँ पे अनुष्ठान होता होगा, यहाँ पे रीति रिवाज के कुछ पूजा पाठ होते होंगे। इतिहासकार इन्हीं चीजों को मानती है, तो ये धार्मिक सामाजिक महत्व को दर्शाता है, याद रखिएगा। सैन्य उपयोग, व्यापारिक गतिविधियां, मनोरंजन को नहीं दर्शाता है। बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या भूमिका थी, तो उत्तर वैदिक काल में आपको सभा और समिति देखने को मिलेगी। जो पूरे समाज का डिसीजन लेना होता था वो सभा और समिति में लिया जाता था। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रशासनिक परामर्श था। याद रखिएगा, महिलाएं पहले जाया करती थी, सभा और समिति का हिस्सा बनती थी, बाद में जो है वो महिलाओं को बंद कर दिया गया, वो लोग नहीं जाने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति है क्या चीज को दर्शाती है, ये प्रशासनिक परामर्श को दर्शाती है। जैन धर्म में त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म, ठीक है, क्या चीज को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है मोक्ष प्राप्ति को, कि अगर आप सही ज्ञान, सम्यक दृष्टि रखते हैं, सम्यक चरित्र रखते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जैन धर्म इन्हीं चीजों की बात करती है। तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है वो मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, कि आप इसके बाद जैन बन जाएंगे, आप इसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, केवल ये बन जाएंगे। अगले सवाल, मौर्य साम्राज्य में राज्य द्वारा व्यापार पर नियंत्रण क्यों आवश्यक होता था, क्यों आखिरकार राज्य जो है वो व्यापार पर नियंत्रण रखती थी, क्यों रखती थी, क्योंकि उनको राजस्व वृद्धि करना होता था या उनको मूल नियंत्रण करना होता था। ठीक है, क्यों आखिरकार रख रही है ये, तो ये रखती थी अपने राजस्व वृद्धि को बढ़ाने के लिए मौर्य काल में व्यापार पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, तो राजस्व वृद्धि हमारा राइट आंसर होगा। एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, बता दे। इल्तुतमिश के समय से हमें देखने को मिलता है, इल्तुतमिश के समय से हमें देखने को मिलता है कि एकता प्रणाली की व्यवस्था लाई गई थी। क्यों लाया गया था, ताकि सेनाओं का जो खर्च है उसको संभाला जाए, सेना के लिए लाया गया है। तो हमारे लिए जो एकता प्रणाली है, जो यही एकता प्रणाली से क्या होता है कि अगर आपको एक भूमि दे दिया गया, उस क्षेत्र पे कर आप ले रहे हैं ये सारा कुछ, ठीक है, सेना आपको संभालना है, तो ये किसके लिए किया गया है, ये प्रशासनिक खर्च की पूर्ति के लिए किया गया है। याद रखिएगा, यही आगे चल करके हरियर और बुक्का जो है, हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य में इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होकर के, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में इन्हीं चीज़ों को सीख करके, दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली को सीख करके विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली लेकर के आते हैं। याद रखिएगा, अमर नायक प्रणाली यही चीज़ सीख करके हरियर और बुक्का अपने यहाँ लेकर के आते हैं। उस नाम बस बदल जाता है, वो एकता प्रणाली लेके वो अमर नायक प्रणाली हो जाती है। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन ने जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी, तो बता दें दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है हमारा भक्ति आंदोलन, और फिर धीरे से ये 13वीं शताब्दी में पहुंचता है उत्तर भारत, 7 से 9 शताब्दी में शुरू हो जाता है हमारा दक्षिण भारत में, फिर यहाँ से ये उत्तर भारत जाती है। ये जो है यही बात करिए, बीच में जो बिचौलिया या मध्य का काम करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो उनकी ज़रूरत नहीं है, आप भगवान को यूं ही हासिल कर सकते हैं बार बार उनके नाम को जप करके। तो कैसे आखिरकार ये ख़त्म किए हैं, ये ख़त्म किए हैं भक्ति और समानता के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया कि कोई भी वर्ण व्यवस्था का निचला तबका भी भगवान से जा करके मिल सकता है, जो इनके द्वारा बनाया गया है वर्ण व्यवस्था। लेकिन अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे, वहाँ पर बताया गया तो जो शूद्र होते हैं उन्हें मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, उन्हें यज्ञ नहीं करनी है, ठीक, तो इन सारे बातों को बताया गया था। लेकिन भक्ति आंदोलन में यही बात कहा गया कि आपको किन्हीं की जरूरत नहीं है, आप बार बार नाम स्मरण करके भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये भक्ति और समानता के द्वारा क्या किया, भक्ति आंदोलन जाति व्यवस्था के ऊपर विरोध करता हुआ हमें नजर आता है। मुगल प्रशासन में सूबा व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, सूबा व्यवस्था का उद्देश्य है विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण के कारण ताकि प्रशासन बढ़िया सुचारू रूप से चल पाए सर, ठीक है, सुचारू रूप से चल पाए, इसी कारण से विकेंद्रीकरण करने के लिए सूबा व्यवस्था लाया गया था। आज के समय में डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, ताकि प्रशासनिक इकाई जो है बढ़िया बेहतर तरीके से चल पाए। अगला सवाल, मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था, क्यों ये बहुत ज़्यादा प्रमुख हो रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि धार्मिक समर्थन था, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भौगोलिक स्थिति, वो मराठा ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ वहाड़ उन्हें बढ़िया ढंग से मिल रहा है,
तो ये भी एक कारण है। तीसरा कमज़ोर मुगल सत्ता, क्योंकि मुगल सत्ता कमज़ोर होने लग गई, उन्हें कोई टक्कर नहीं वैसा देने लगा, इस कारण से मराठाओं का उदय हुआ। तो ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, सही होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, डी नंबर हमारा सही होगा। मराठाओं के उदय में धार्मिक समर्थन भी जरूरी था, भौगोलिक स्थिति भी जरूरी थी, और कमज़ोर मुगल सत्ता होने के कारण ही, ये तीनों के कारण जो मुगल शक्ति है उसका बहुत ज़्यादा हमें उदय देखने को मिलता है। औरंगजेब की धार्मिक नीति का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ा, औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई, एक बहुत ही ये रिजिड हो गया अपने नेचर में, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल, आपको पता ही है कि औरंगजेब का जो धार्मिक नीति है वो, उसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है कि इनके विरोधियों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे इनके विरोधी हो जाते हैं, औरंगजेब की सत्ता के ऊपर बार बार क्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी नंबर हमारा आंसर होगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण साम्राज्य का विस्तार कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, विरोधियों में वृद्धि होनी शुरू हो गई औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण। स्थायी बंदोबस्त ने किसान वर्ग को क्यों कमजोर कर दिया था, ये कमजोर इसलिए कर दिया क्योंकि याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त के बारे में सबसे पहले तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा ये जो पद्धति, ये जो है हमारी स्थायी बंदोबस्त लाई गई है कॉर्नवालिस के द्वारा। दूसरा चीज याद रखिएगा, कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के गद्दी पे बैठे हुए हैं गवर्नर जनरल का, और 1793 में ये स्थायी बंदोबस्त लाई गई है। सबसे पहले बंगाल कलकत्ता वाले क्षेत्र में ये लाया जाता है, और रैयतवाड़ी जो है वो हमें रैयतवाड़ी जो है हमें बम्बई वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, बम्बई मद्रास, और वहीं हमें महलवाड़ी पंजाब वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो स्थायी बंदोबस्त ने किसान वर्ग को क्यों कमजोर कर दिया, क्योंकि यहाँ भूमि स्वामित्व की कमी होने लगी। भूमि किनके हाथों में जाने लग गया सर, तो भूमि जाने लग गया जमींदारों के हाथों में। तो इस कारण से किसान वर्ग क्या होने लगे, कमजोर होने लग गए, ठीक है। निश्चित कर व्यवस्था भी थी इस समय में, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर भूमि स्वामित्व की कमी हो गई, भूमि सारा का सारा जमींदार के हाथ में चला गया, इस कारण से किसान वर्ग बहुत ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण क्या था, क्यों ये जो हमारी जो 1857 का विद्रोह ये असफल क्यों हुआ, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलती है कि उसमें हमें देखने को मिलती है नेतृत्व की एकता। ये तो पहले गलत कर देते हैं आप, क्योंकि एकता तो थी ही नहीं, इस कारण से खत्म हुआ। आर्थिक मजबूती थी नहीं, क्यों नहीं मजबूती थी, क्योंकि बाद में जमींदार भी क्या करते हैं, इससे हाथ उठा लेते हैं, जमींदार भी बोलते हैं कि हम इस आंदोलन में नहीं हैं, लास्ट आते आते। दूसरा, विदेशी समर्थन बिल्कुल नहीं था सर, कोई भी अलग देश जो है हमें समर्थन नहीं कर रहा था। तो आंसर क्या होगा, संगठन में कमी, क्योंकि यहाँ पर संगठन वैसी मजबूत नहीं बनी थी जो आपको 20वीं सदी में भारत में देखने को मिलती है, ठीक है, वो हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही थी। इस कारण से हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह है वो असफल हो गया। असहयोग आंदोलन का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, असहयोग आंदोलन आपको पता है जलियांवाला बाग बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसको असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद आपको रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, और क्या आया था, और हमारा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इन तीनों को मिला करके असहयोग आंदोलन रखी गई, जहां कहा गया कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का भारतीय जो है वो सहयोग नहीं करेंगे। और इससे क्या हुआ, इससे राष्ट्र चेतना का प्रसार हुआ। बाद में चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को जैसे ही हुआ, उसके बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन से अपना हाथ को पीछे कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या हुआ, इससे राष्ट्र चेतना का प्रचार हुआ, लोगों के मन में राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है असहयोग आंदोलन के कारण। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, साइमन कमीशन आपको पता है, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो सब कोई नारा लगा रहे होते हैं, क्या, साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है। तो ये जो हम लोग नारा लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण बस यही है क्योंकि इस समय में कोई भी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय मौजूद नहीं थे, और 1919 अधिनियम की जांच करने के लिए वो लोग आ रहे थे। कानून किसका बनाते, तो भारत का कानून बनाते, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इस कारण से जो है इसका विरोध हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधि का अभाव था, यहाँ पे कोई भी हमें भारतीय नहीं नजर आते, इस कारण से साइमन गो बैक का नारा लगता है, और बाद में आपको पता है गोलमेज सम्मेलन भी कराई जाती है इसी के बाद। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है, इसे अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि
हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यापक भागीदारी देखने को मिलती है, मतलब हर तबका, ठीक है, भारत का हर तबका भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा में भाग ले लेता है। 1942 आपको पता होगा, भारत का हर हिस्सा, चाहे वो किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर छात्र हो, हर कोई, ठीक है, मजदूर, जमींदार, हर वर्ग जो है इसमें हिस्सा लिया हुआ है। व्यापक जन भागीदारी के कारण हम इसे अगस्त क्रांति कह के पुकारते हैं। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना लाई गई थी? ताकि जो है वो क्या कर सके, वो सत्ता को मतलब दे पाए, ठीक है। विभाजन के लिए तो कैबिनेट मिशन नहीं लाई गई थी, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आई थी क्योंकि वो सत्ता को आपके हाथ में दे के वो जा पाए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, सत्ता को देने के लिए ये चीज लाया गया था। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर, सत्ता को ले जाने के लिए। अगला सवाल की तरफ आते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर, आपको पता है 13 दिसंबर को हम जो संविधान बना रहे हैं उनमें हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस लिए लाया गया था, किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो नेहरू जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, स्वतंत्र भारत में योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में योजना आयोग क्यों लाई गई थी? ताकि ये क्या हो सके, ये केंद्रीकृत योजना बन सके, ठीक, एक केंद्रीकृत योजना बन सके, हम लोग पूरे भारत का क्या कर सके, एक योजना बना पाए जिससे भारत का विकास हो पाए। तो इस कारण से केंद्रीकृत योजना, हर कोई सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, पूरे भारत के बारे में इस बात हो पाए, इस कारण से ये योजना लाया गया। तो आंसर क्या होगा? केंद्रीकृत योजना हमारा राइट आंसर होगा। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत क्या है? ये विदेश की नीति है सर, बड़ा इजी सवाल था। पंचशील सिद्धांत पता है, शांति के लिए लाया गया था चीन के साथ। तो हमारा आंसर क्या होगा? विदेश नीति थी ये, नेहरू जी की ये विदेश नीति थी। पंचशील सिद्धांत बहुत इजी सवाल था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत पर क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला गुट निरपेक्ष के कारण? तो हमें गुट निरपेक्ष के कारण कूटनीतिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है, या फिर हमें सैन्य शक्ति देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद हमें कूटनीतिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी नंबर, कूटनीतिक स्वतंत्रता हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा किसी देश की वास्तविक राष्ट्र आय बढ़ने में सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? केवल मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि है, कीमतों में वृद्धि है, वस्तु और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि, या विदेशी मुद्राओं में वृद्धि? तो कब माना जाता है कि एक स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? तो वो माना जाता है जब हमें क्या देखने को मिलता है, जब हमें स्तरों में, मतलब वस्तु और सेवाओं दोनों में क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। तभी हम मानते हैं क्या, कि वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि हो रही है। सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि वस्तुओं में भी वृद्धि हो और सेवाओं में भी वृद्धि हो, तभी हम इसको ये बात कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर दिखा सकता है लेकिन वास्तविक विकास को नहीं दर्शा सकता है? तो वो क्या कर सकता है? वो मूल्य स्तर में वृद्धि। अगर सिर्फ मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है, सिर्फ पूंजी वृद्धि हो रहा है, तो उससे राष्ट्र आय को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकता है, लेकिन वास्तविक विकास नहीं होगा उससे। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा किसी देश में अगर बढ़ रहा है तो उससे वास्तविक विकास हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। इस कारण से आंसर क्या होगा? मूल्य स्तर में हमारा वृद्धि होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः किस कारण से गंभीर बनी हुई है? क्यों आखिरकार भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? तो उसका कारण है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और सीमित रोजगार है। हमारे पास भारत में क्या हो रहा है कि जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि है, लेकिन सीमित रोजगार है, सब तक रोजगार नहीं पहुंच पाया। इस कारण से क्या है, मतलब कि रोजगार काफी सीमित है और जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। इस कारण से कंपटीशन भी बढ़ रहा है और भारत में बेरोजगारी का समस्या भी बना हुआ है। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा सी नंबर। निम्न में से कौन सा खुले बेरोजगारी का उद्देश्य है? देखिए,
खुले बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? खुले बेरोजगारी किसको कहते हैं? जब कोई शिक्षित युवक का नौकरी की तलाश में रहना। सोचिए एक इंसान शिक्षित है लेकिन फिर भी वो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको हम कहते हैं खुले बेरोजगारी का उदाहरण। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर। शिक्षित वर्ग जो है वो क्या हो, वो तलाश कर रहे हो नौकरी का, तो हमारा आंसर होगा बी नंबर। आते हैं भारत में पंचवर्ष योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था? क्यों आखिरकार भारत में पंचवर्ष योजना लाई गई थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय। ये अगर हम कर रहे हैं तभी पंचवर्ष योजना को लाया गया। पंचवर्ष योजना इसलिए लाई गई थी ताकि भारत में सामाजिक न्याय भी मिल पाए, भारत में एक केंद्रीकृत व्यवस्था बन पाए, केंद्रीकृत योजना के बारे में हम सोच पाए। इसी कारण से पंचवर्ष योजना लाया गया था। तो पंचवर्ष योजना का उद्देश्य यही था कि वो आर्थिक विकास के साथ साथ वो सामाजिक न्याय भी आपको दिला पाए। तो आंसर होगा हमारा बी नंबर। अगले सवाल, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच में अंतर बताता है? तो वो हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है विकास में जीवन स्तर का सुधार शामिल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या होगा हमारा? डी नंबर। तो हमें कौन बताता है? विकास में जीवन स्तर में सुधार शामिल होना। अगर मानव सूचांक जो है, मतलब हमारा मानव विकास सूचांक SDI को निम्न में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? मतलब मानव का विकास कब होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के में क्या क्या शब्द, क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं? मानव का विकास में सबसे जरूरी है जीवन प्रत्याशा, ये होनी चाहिए, शिक्षा स्तर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। ये मानव विकास सूचांक का तीनों बहुत जरूरी मुद्दा है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, निम्न में कौन सा घटक नहीं है? तो हमारा क्या नहीं है? औद्योगिक उत्पादन। ये मानव विकास से संबंधित नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा डी नंबर, औद्योगिक उत्पादन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी देश में कृषि का GDP का योगदान घट रहा है तो इसका सबसे उपयुक्त अर्थ क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे कृषि का GDP अगर घट रहा है तो उससे क्या होता है? उससे हमें क्या देखने को मिलेगा? उससे हमें देखने को मिलेगा अन्य क्षेत्रों में विकास हो रहा है। अगर कृषि क्षेत्र घट रहा है तो ये होगा कि शायद औद्योगिक क्षेत्र में विकास बढ़ रहा है, या सेवा के क्षेत्र में क्या हो रहा है? विकास आपका बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी नंबर। ठीक है, अगले सवाल, संविधान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हिंदी की तरफ हम लोग मूव कर गए, आगे सवाल आपको हिंदी को देखने को मिलेंगे। तो संविधान सभा में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या है? तो आपको पता है, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ के क्या कर दे, उसका अर्थ बदल दे। उपसर्ग आगे लगने वाले शब्द हैं। तो संविधान में कौन सा उपसर्ग है? संविधान में सम उपसर्ग है। ठीक है, विधान में सम लग गया है तो उससे क्या बन गया है? संविधान बन गया। सम हमारा उपसर्ग है। जो देश से प्रेम करता, जो अपने ही देश से प्रेम करता हो, इसके लिए एक सही शब्द क्या है? देशद्रोही। तो सोचिए देशद्रोही तो नहीं होगा। जो अपने, 2 सेकेंड, बस 2 सेकंड रुकिएगा। बस चलिए आते हैं। जो अपने ही देश से प्रेम करते हैं उसके लिए सही शब्द, माफ़ करिएगा थोड़ा सा एक जैसा प्रॉब्लम हो गया था। जो अपने ही देश से प्रेम करता हो उसके लिए सही
जो है एक शब्द क्या है, तो ध्यान रखिएगा देशद्रोही तो हो नहीं सकता है, हमारा क्या होगा राष्ट्रवादी, ठीक है। उसको राष्ट्रवाद कहते हैं जो अपने ही देश से प्रेम करता हो, जैसे कि आप अपने देश से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, तो तद्भव कौन सा शब्द है वो आपको बताना है। तो देखिए तद्भव क्या है, दूध जो है वो क्या है, वो तद्भव है। दूध क्या है हमारा, दूध हमारा तद्भव है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया, इस वाक्य में कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में सही रूपांतरण कौन सा है। तो राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया, इसका कर्मवाच्य में क्या सही उदाहरण है, तो है क्या रावण राम द्वारा युद्ध में पराजित हुआ, ये क्या है इसका कर्मवाच्य है। तो ए नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं सर, ए नंबर सिंपल दिख गया। जो कहा ना जा सके, जो कह ही नहीं सकते वो क्या है, वो अकथनीय होगा। 63 नंबर पे आते हैं, हाथ पीले करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हाथ पीले हो गए हैं मतलब क्या, हमारा विवाह हो गया, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, बड़ा इजी था, हाथ पीले करना मतलब विवाह करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कवि कोपली के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। ऑप्शन प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन प्लीज ध्यान से देखिएगा, आपको और कहीं नहीं आंसर मिलेगा। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। नदी का बहुवचन क्या, बड़ा इजी सवाल है। नदी, नदियां, नदियां नहीं, नदियां का स्पेलिंग देख लीजिए, यो में आकर ए नंबर होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस किसको कहते हैं, वीर रस कहते हैं उत्साह को, ठीक है। उत्साह जहां आप में आ जाती है, जहां आप में कर गुजरने की एक छाव आती है, वो क्या होता है, वो हमारा वीर रस होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय युग का संबंध किस विधा से विकास से है, तो ये किससे है, ये हमारा नाटक से संबंधित है। क्या होगा हमारा आंसर होगा नाटक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक क्या है, वो शिक्षक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाववाचक हमारा शिक्षक नहीं है, बाकी सुंदरता हमारा भाववाचक का हिस्सा है। अगला सवाल, जब किसी अचानक चलती यात्री पीछे से झुकता है, पीछे की ओर क्यों झुकता है, तो ये सारे सवाल विज्ञान और जितने भी बचे हुए सवाल है वो आपको अपने साथ मनोज सर लेके चलेंगे। ये सेट नंबर 32 है और पुलिस कांस्टेबल का सेट्स आपको मिलते रहेगा। प्लीज आप निरंतर ऊंची उड़ान के साथ लगे रहें, हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं और मुलाकात करते हैं सेट नंबर 33 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 32, जिसमें अभी हम लोग साइंस और मैथ वाला पोर्शन कवर करेंगे। हमारा साइंस का क्वेश्चन 69 से शुरू होता है और ये क्या कह रहा है, तो जब बस अचानक चलती है तो यात्री पीछे की ओर क्यों झुकता है, ठीक है, क्यों झुकता है, तो ये झुकता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के दो प्रकार होते हैं, एक गति का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व। तो ये विराम के जड़त्व के चलते ही ऐसा होता है, ठीक है। जब बस अचानक चलती है तो विरामावस्था में रहता है, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, जो बैठे रहता है बस से टच में रहता है, तो अचानक बढ़ता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा वो विरामावस्था में रहता है, तो ये गति का विरोध करता है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं जड़त्व, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे संबंधित है, न्यूटन बाबा के जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ उससे संबंधित है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है तो दोनों आपस में टकराते हैं, और जब टकराएगा तो उसकी गति स्लो होगी ही, यानी कि अवरोध पैदा होगा ही। तो ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से टक्कर बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों के बीच, ठीक है, तो उससे होता है। आगे देखें तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कब काल्पनिक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, एक तो वास्तविक और एक काल्पनिक को ही हम लोग आभासी कहते हैं। तो मात्र एक कंडीशन में उत्तल लेंस जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वो कंडीशन हो जाता है वस्तु फोकस और लेंस के बीच में हो। तो इसी कंडीशन में जो उत्तल लेंस होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं तो बाकी सब कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। अगर वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा,
अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा। ये आसान रहता है याद करना। फिर देखें, ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का वहन किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का वहन जो होता है, देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जब ये गति करते हैं, एक तरह से कंपन करते हैं, ठीक है, तो ध्वनि आगे बढ़ता है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। माध्यम के कणों का कंपन ही एक तरह से ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का वहन का मुख्य कारण होता है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है, और प्रकाश तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको भी माध्यम की जरूरत नहीं है, इनके लिए निर्वात भी चलेगा, निर्वात में भी ये जो चलता है। आगे देखें तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है और यह किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, यहाँ दो क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है वॉट, और यहाँ पे पूछ रहा है यह किस पर निर्भर करता है? तो देखो विद्युत शक्ति जिसे हम लोग पी कहते हैं, पी बराबर होता है वी इंटू आई, यानी कि वोल्ट या विभवांतर कह सकते हैं, और आई विद्युत धारा होता है। तो जो उसकी शक्ति होती है वो वोल्ट और धारा पे निर्भर करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर क्यों बदलता है? तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी की बात करें तो केंद्र पे तो गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता, केंद्र में नहीं होता है, लेकिन विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, सबसे एक तरह से ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा ध्रुवों पे होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा ध्रुवों पे होता है, और जैसे जैसे इससे विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होता है। इसलिए कभी भी रॉकेट लॉन्च करना होता है ना स्पेस में, तो हम लोग ध्रुवों से दूर जाते हैं, यानी विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं। भारत पहले श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वगैरह से करता था, अब और इक्वेटर के नीचे आने का प्रयास कर रहा है, यानी तमिलनाडु में भी वो अपना स्पेस स्टेशन और लॉन्चिंग स्टेशन खोलने की तैयारी में है, ठीक है। तो वो इसी के कारण जितना हम लोग विषुवत रेखा के नज़दीक आएंगे एक तरह से, उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण लगेगा और रॉकेट लॉन्च में आसानी होगा, यानी कि जो ईंधन होता है उसकी खपत कम होगी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऊंचाई और अक्षांश दोनों पे निर्भर करता है। और एक बात और, पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे ना तो गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, और एक समय आएगा जहाँ गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाता है। आगे देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ क्यों होते हैं? रिडक्स अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे तरफ ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वैसे खाली जगह नहीं रह सकता, कोई धातु में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे मुक्त नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ इसीलिए होते हैं क्योंकि एक तरफ से निकलता है तो एक तरफ में समा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो यदि किसी धातु को लंबे समय तक वायु में रखा जाए तो वह क्यों संक्षारित होता है? तो धातु जैसे लोहा, चांदी, मतलब जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो उतना जल्दी संक्षारित होगा, एक तरह से उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो लोहे का ही ले लें, लोहे को अधिक लंबे समय तक वायु में रखेंगे तो उसमें नमी और ऑक्सीजन के से टच होगा तो उसमें जंग लगेगा ही, ये श्योर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण। फिर आगे देखें तो साबुन की सफाई क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये इमल्सन के कारण होता है, इमल्सन। बाकी अपघटन, अपचयन, उदासीनीकरण वो हालांकि इससे संबंधित नहीं है, मैल वगैरह निकालने से। इमल्सन हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, इमल्सन। आगे देखें तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त सूचक क्या है? तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त सूचक हो जाता है, वो होता है लिटमस देखिएगा तो ये जो अम्ल होती है, अम्ल ये क्या करता है? तो नीला लिटमस को लाल कर देता है। वहीं क्षार होता है, क्षार ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट हो जाता है अत्यधिक उर्वरक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्यों घटती है? तो यहाँ पे देखें तो अधिक उर्वरक प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है, वो घटता बढ़ता रहता है, घटेगा बढ़ेगा।
कभी क्षारीय अधिक हो जाएगा, कभी अम्लीय हो जाएगा, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं पौधों के जड़ों में, वो मर जाते हैं, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? तो पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काला होता है। एक तो काला होता है पेट्रोलियम, ऊपर से वो महंगा बहुत होता है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। उच्च आर्थिक मूल्य के कारण, उच्च आर्थिक मूल्य के कारण इसको काला सोना कहते हैं। कार्बन के यौगिक में सहसंयोजक बंध क्यों बनते हैं? कार्बन के यौगिक में कह रहा है कि कार्बन के यौगिक में सहसंयोजक क्यों बनते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, ठीक है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? दूसरे धातुओं से एक तरह से कहें तो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, साझेदारी, इसीलिए यह एक सह संयोजक बंध हो जाता है। 4 गो लेगा, 4 गो देगा। देखो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे अस्थायी होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नहीं तो 4 गो दे देगा तब अस्थायी होगा, तो इसलिए ये साझेदारी करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखें तो कोशिका विभाजन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो कोशिका विभाजन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो कोशिका विभाजन होता है तो जैसे कि देखो, कोशिका विभाजन मरम्मत का कार्य करता है। जैसे चोट लग जाता है या घाव हो जाता है हमारे शरीर में, तो कोशिका विभाजन होगा तो नए कोशिका निकलेंगे और पुराने कोशिकाओं को जो आरबीसी होता है वो धीरे धीरे नष्ट कर देता है, खा के खत्म कर देता है। तो एक तरफ से विभाजन होगा तभी तो नए कोशिका का निर्माण होगा और पुराना कोशिका नष्ट होगा, तब ये घाव सही होगा। तो मरम्मत का भी कार्य करता है, प्रजनन का भी कार्य करता है, ठीक है, प्रजनन का भी कार्य करता है। आगे देखें तो मानव में श्वसन और परिसंचरण तंत्र का आपसी संबंध क्या है? ठीक है, श्वसन जैसे ऑक्सीजन वहन में सांस को हम लेते हैं, वो श्वसन हो जाता है। और परिसंचरण तंत्र क्या कहता है? तो रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों तक, अन्य कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखें नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? तो प्रकाश संश्लेषण को पृथ्वी पर जीवन का आधार क्यों माना जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? तो पौधों का भोजन भी इसी के माध्यम से होता है और ऑक्सीजन भी हालांकि हम लोग के लिए देता है, तो हम लोग भी जिंदा रहते हैं। अगर यही नहीं होए, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होए, तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा और पौधों को भोजन भी एक तरह से नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो जीवन कठिन हो जाए। कठिन क्या, जीवन संभव ही नहीं है ऑक्सीजन के बिना। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो ये विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से, और जब इसकी कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है, रिकेट्स। और जो वयस्क पुरुष होता है उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों को कमजोर कर देता है, थोड़े से चोट में टूट जाता है जल्दी, ठीक है। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम अवशोषण घटने से, ठीक है। विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम अवशोषण घट जाता है, और आपको पता होगा कि कैल्शियम से ही हमारे हड्डी का निर्माण हुआ है, कैल्शियम फास्फोरस ये सब से। तो कमी हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम अवशोषण घटने पे हड्डी कमजोर हो जाएंगी, तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और पुरुषों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, वयस्क में, ठीक है, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्या होगा? तो प्रोटीन की कमी से बात करें तो शरीर दुबला पतला एकदम दिखता है, ठीक है। प्रोटीन रहेगा तभी हेल्दी रहेंगे, लंबा चौड़ा रहेंगे। रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और हार्मोन की कमी से तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि हार्मोन अलग अलग टाइप के हार्मोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका अन्य कोशिकाओं से अलग क्यों है? तंत्रिका कोशिका यहाँ पे दिया है अन्य कोशिकाओं से अलग क्यों है, ठीक है, अन्य कोशिकाओं से अलग क्यों है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वो संदेश संचार करता है। कैसे करता है? तो जैसे हम चल रहे हैं
अचानक चींटी काट ले या कोई सांप वगैरह काट ले तो, या कुत्ता ही काट ले, कुछ भी काट ले, तो पता कैसे चलता है हमारे दिमाग को? तो वहाँ से यहाँ तक तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई कुछ भी काटे, चींटी ही काटे, तो उसका तुरंत संचार संदेश पहुँचता है दिमाग तक कि वहाँ पे कुछ काटा हुआ है। अगर वो जीव पहले काटा रहता है तो दिमाग को ये भी पता रहता है कि इस प्रकार का दर्द चींटी काटे या जो कुछ काटा रहता है उसी के काटने से मिलता है, तो हमको अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ काटा है। अगर नया चीज़ काटे तब नहीं पता चलता, दर्द का तो एहसास होता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन काटा हुआ है। तो ये किसके कारण? संदेश संचार के कारण होता है। ठीक है, संदेश संचार जो करता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। आगे देखिए तो पौधों में स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों में स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों पे छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, छोटा छोटा छिद्र होता है पत्तियों पे, और वो क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में टी लिम्फोसाइट की भूमिका क्या है? जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सर्कल, सफेद रक्त कणिकाएं, उसमें एक होता है टी कोशिका। ठीक है, टी लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? तो हमारे अंदर जो वायरस प्रवेश कर जाते हैं या कोई सूक्ष्म बैक्टीरिया, कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया या कुछ भी जो हानिकारक होते हैं, तो उनको मार के नष्ट करता है। ठीक है, और जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं या खराब कोशिकाएं होती हैं उनको भी खा के पचा लेता है ये, यानी नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम की क्रिया ताप बढ़ने पर एक सीमा के बाद क्यों घट जाती है? तो देखो एंजाइम जो होता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम होता है प्रोटीन। अब ताप बढ़ता है तो क्या होता है? ताप बढ़ने से प्रोटीन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का कार्य शिथिल हो जाता है एकदम, तो प्रोटीन संरचना धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाता है। पाचन तंत्र में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र में पित्त रस जो होता है ना, तो जो वसा हमारे शरीर में होता है, ठीक है, वसा, उस बड़ा से वसा को छोटा छोटा एकदम तोड़ के कर देता है। छोटा 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 मतलब इसे तोड़ के एकदम छोटा छोटा कर देगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण। अगर बात करें पित्त रस का, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण होता है यकृत में। यकृत में, यकृत में निर्माण होगा, लेकिन ये पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, रहता कहाँ है? तो पित्ताशय में, पित्ताशय में। ओके, तो सही ऑप्शन डी हो जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे हम लोग खोलते हैं मोबाइल वगैरह या सिस्टम वगैरह, तो शुरू में खोलते वक्त कुछ इमेज दिखेगा, मतलब वीडियो टाइप का, है ना, जैसे एंड्रॉयड लिख के आएगा या विंडोज लिख के आएगा, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई नहीं, अस्थाई मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल? तो ये कौन सा हो जाता है? तो रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होती है वो अस्थाई प्रकार की होती है, ये कभी डिलीट नहीं होती। ठीक है, और रैम में ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल, जो अस्थाई हम कह सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा रहता है, जैसे ही कनेक्शन कटेगा ये डाटा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कर रहा है तो रोम हो जाती है, रोम। आगे देखें तो मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? तो एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 15% अधिक मूल्य पर खरीदा होता और 147 अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य जो पूछा हुआ है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं, सीपी को एस मान लेते हैं। ठीक है, एस मान लेते हैं।
25% लाभ पे मिलता है, यानी सेलिंग प्राइस एसपी जिसको कहते हैं, वो हो जाता है एक्स इसको माने तो ये हो जाएगा 1.25x, ठीक है 25x। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि यदि उसने इसे 15% अधिक मूल्य पर खरीदा होता, यानी यक्स में एक्स पहले था, अब हो जाएगा 1.15x, जैसे 15% अधिक हो गया है ना, ठीक है, ये हो गया, इतना पे खरीदा होता और इतना रुपया अधिक में बेचा होता, तो देखो इतना में खरीदता है और इतना रुपया अधिक में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ जो होता है ना, इसी पे होता है। तो देखो इसका हम लोग गुणज कर देंगे कितना, 1.35, क्योंकि सॉरी 3, क्योंकि 30% लाभ हो रहा है ना, बराबर कितने के, तो देखो यहाँ पे 125 पहले था, 1.25x पहले था, 1.25x पहले था, इसमें प्लस हो जाएगा 147, इसमें 1.15 में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 1.30 लिख देंगे उसको, और फिर इसमें इतना वृद्धि हो जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हो गए। अब इसको गुणा करेंगे, ओके, तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 और 13 कम में 13 6 19 के 9 और 13 कम में 13 1 14, इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना एक्स हो जाएगा। और इधर देखो, इधर अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो एक तरह से इतना ही अभी रहने देते हैं, 1.25x प्लस 147। अब क्या करेंगे, ये इधर लेके आएंगे, तो पहले इतना x है, उधर उतना x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में लाके करते हैं उधर से 1.25, यहाँ 0 लिख सकते हैं x, ठीक है, घटाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 5 जाए 4 और यहाँ पे 2, यानी 0 इतना x निकल के आ रहा है, बराबर कितना 147, ठीक है 147। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, x बराबर 147 बटे 0.245, ठीक है, इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, यानी x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 600 निकल के आएगा। और यहाँ पे वही है, CP माने थे x, ठीक है, और वही पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दिए, आ गया 600, किस में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे देखें हम लोग, आगे देखें तो 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों साथ खोले जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो ये तो बहुत ईजी हो जाती है, 1/20 प्लस 1/30, एक यूनिट जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 दूनी 60 और 30 दूनी 60, 3 2 5, यानी 60 बटे 5 कर देंगे, कट गया 12 सही आ जाएगा, ठीक है, दोनों एक साथ 12 दिन में भरेगा, सॉरी 12 मिनट में भरेगा। आगे देखते हैं, एक ट्रेन किसी खंबे को 9 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो देखो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L, ओके, L, ट्रेन की लंबाई L मानते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ट्रेन किसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में, यानी कि 180 मीटर उसे चलने में ट्रेन को टोटल कितना ज़्यादा लग रहा है, तो 9 से 21 कितना अधिक है, 9 से 21 अगर देखें तो 9 12, ठीक है 12। अगर स्पीड को x मानते हैं और इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा हम लोग करते हैं और यहाँ पे कर देंगे 12, तो 180 निकल के आ ही जाएगा, ठीक है। हमको पहले ये निकाल लेना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा वो चल रहा है, तो देखो 6 से ये 2 बार में, ये 3 बार है, 5 दूनी 10 हो गया इसका गुणज, 10 से ये 0 खत्म, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 18 × 54, यानी स्पीड हमको पता चल गया 54। अब हम माने थे L, लंबाई L माने थे, ट्रेन की लंबाई, और वही निकालना है, तो L बराबर 54 निकल के आया है, तो 54 गुणे इसे मीटर प्रति सेकंड में
चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और हम वही शुरू वाला ही लगा देंगे 9 सेकेंड, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म वाला अब काम खत्म हो गया। ठीक है, एक ट्रेन किसी खंबे को 9 सेकेंड में पार करती है, 9 सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो स्पीड हम लोग निकालिए लिए हैं। अब एल केवल निकालना है तो निकल गया, 9 दूनी 18 और ये 27, 27 बचे 135, एल निकल के आ गया 135, लंबाई 135 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे देखें, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपये को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया, राशि लगभग कितनी होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ये सीधे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 72 गुणे 21/20, 21/20 हो गया। 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है तो फिर से 21/20 कर देंगे और कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे तो इसमें से राशि आराम से आ जाएगा। यहाँ पे राशि ज्ञात करना है ना, तो 20/21 करेंगे, 20/21 कर देंगे। राशि लगभग क्या होगी, राशि हाँ यही करेंगे। ठीक है, राशि टोटल राशि हो जाएगा, यानी मिश्रधन पूछ रहा था। 21/20 राशि नहीं निकालना है, मिश्रधन यहाँ पे निकालना है। 21/20 गुणे 21/20। ये क्यों करते हैं, तो ये सिंपल तरीका है, वही चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन और यहाँ पे 1 + r/100 और यहाँ पे t रहता है टाइम। ठीक है, मूलधन यहाँ पे दिया है तो मूलधन, मिश्रधन निकालना है। ठीक है, मूलधन दिया है, मूलधन है 7200 और यहाँ पे 1 यही ना है, 1 + 5/100, क्योंकि r 5 दिया है, r इतना प्रतिशत, वही r इतना प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे t 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 5 से ये 20 बार में कटेगा और 20 से कम में 20 से 21, तो 21/20 हो गया ना। यहाँ पे 21/20 का क्यू हो गया ना, तो वही 7200 गुणे 21/20 का क्यू कर दिए। इसी को कट करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना और समथिंग, थोड़ा सा दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव में, तो दशमलव नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। तो a - 1/a = 4 दिया है और a² + 1/a² का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि a + 1/a दिया हो, ठीक है, a दिया हो और यहाँ पे 4 दिया हो और पूछ ले a² + 1/a², इतना पूछ ले तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। इसी को स्क्वायर करके और -2, जैसे 4 चौको 16 और -2 कर देंगे, 14 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे a - 1/a दिया हो तो ठीक है, तब इसका आंसर हो जाएगा a² 1/a² का 4 चौको 16 और +2 कर देंगे, इसमें 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 14 18, यहाँ पे माइनस वाला है तो 18 हमारा सही आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे प्लस रहता यहाँ पे और ये पूछ लेता तो हमारा 14 वाला आंसर सही हो जाता। आगे देखें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना इतना है। लड़के और लड़कियों का देखिए 7 और 5 के है, ठीक है। 6 लड़कियां आ गई तो अनुपात 7:6 हो गया। देखो लड़के तो नहीं आए तो इसमें वृद्धि नहीं हुआ, इसमें एक अनुपात बढ़ गया। कितनी संख्या पे? 6 संख्या पे। 6 संख्या पे एक अनुपात बढ़ गया, है ना। तो यानी 1 अनुपात बराबर 6। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या, तो प्रारंभ में लड़कियां ये थी, लड़के ये थे, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 6×5 = 30, ठीक है। 30 हमारा आंसर आ गया आसानी से, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे देखें नेक्स्ट हमारा, तो एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापस उसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, क्या होगा।
ठीक है। तो वही एक को ए मान लेंगे, एक को ए और एक को बी मान लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला सेट कर देंगे 2ab और a प्लस बी, निकल जाएगा हमारा एवरेज। इसी पे रख देते हैं, जैसे 2 गुणे a 6 है और b 4 है और दोनों का योग ए बी का 6 4 10। अब देखो 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 48/10 है तो दशमलव लग जाएगा 4.8। एवरेज इसका निकल के आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से ही बना लेंगे। ओके, देखो यहाँ जो कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो जोड़ते हैं। 4 2 6, पहला लेके पहले, तो 4 2 6 हो गया। 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ ही गया। वही तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 6 के 4 गुना हो ही गया 24, ठीक है। और देखते हैं दूसरा कंडीशन पूरा कर रहा है कि नहीं। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, अब संख्या है 24, 24 में प्लस 18 कर दिए तो कितना हो गया, 8 4 12 और 2 1 3 1 4। तो क्या करा, 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, एकदम उलट गया है। पहले 24 था तो 2 इधर आ गया है, 4 पहले चला गया है, तो उलट जाते हैं। वह संख्या क्या है, तो 24 ही हो जाएगी, क्योंकि यही सारे कंडीशन को पूरा कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब उस कंडीशन को पूरा नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।